नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। अगर पूरी सियासत एक बयान के आसपास आकर सिमट जाए तो यह कोई आम बात नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जिस तरह से पूरे देश में राजनीतिक हलचल तेज है, वो बड़ी रणनीति का साफ संकेत है। अब यह साफ नजर आने लगा है कि भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के जवाब में समाजवादी पार्टी ने सोच समझकर शूद्र कार्ड को आगे किया है। देश की सियासत में पिछड़ों के नाम पर राजनीति नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब शूद्र शब्द को इस तरह से राजनीति का सेंटर बनाया गया हो। राम मनोहर लोहिया के जमाने से अखिलेश यादव के दौर तक आते आते समाजवादी सियासत के तेवर बदल गए हैं। इसका फोकस सेंटर बदल गया है, राजनीति का अंदाज बदल गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो अखिलेश यादव बार बार ये सवाल नहीं करते कि क्या मैं शूद्र नहीं हूं। दरअसल ये शब्द अब सपा को ओबीसी शब्द से ज्यादा अपील करने वाला लगने लगा है। तभी तो इसके प्रभाव में आने वाले लोग सपा के दफ्तर के सामने गर्व से कहो मैं शूद्र हूं के पोस्टर लगाने लगे। भले विवाद रामचरितमानस के कुछ अंशों के जिक्र से शुरू हुआ हो, लेकिन बात यहां तक पहुंची है उससे साफ लग रहा है कि इसका नाता 2024 के संग्राम से हो सकता है। आज मैं सियासत के इस नए विमर्श का करूंगा चुभने वाला विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। रामचरितमानस पर विवादित बयान थम नहीं रहे। अब सपा के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने गोस्वामी तुलसीदास की हर रचना से तौबा करने की मांग कर डाली है। उनका आरोप है कि गोस्वामी तुलसीदास ने जाति भेद वाली बातें बयान की और इससे भेदभाव पैदा हो जाता है। सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों साल पुरानी रचना को केंद्र में रखकर इस तरह सियासतदान रामचरितमानस को मुद्दा बनाने लगे, इसके लिए विवादित बयानों का सहारा लेने लगे। इसलिए यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या यह सियासत की तय रणनीति है। भाजपा के हिंदुत्व कार्ड का जवाब है सपा का शूद्र कार्ड। 2024 के लिए रणनीतिक चाल है शूद्रास्त्र। रामचरितमानस पर विवाद का नया सीरियल ब्लास्ट। उनकी रचनाएं जो समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, छुआछूत का संदेशा देने का कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता में दोष है और उनको पाठ्यक्रमों से बाहर करना चाहिए। सपा विधायक की मांग तुलसीदास की रचना न पढ़ाई जाए। ऐसी लाइनों की समीक्षा करके रामचरितमानस से उन लाइनों को हटा दिया जाना चाहिए। हिंदू में आस्था रखने वाले लोगों में भी अरुचि पैदा होगी, इसलिए मैंने कहा कि ऐसी चीजों को हटा दिया जाना चाहिए जो संविधान प्रदत्त नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य का संतों को भस्म चैलेंज। संत महंत धर्माचार्य सिर काटेंगे, गर्दन काटेंगे, कान काटेंगे, नाक काटेंगे। अरे इनको अपने अगर पूजा पाठ और तप में विश्वास होता तो वहीं बैठे बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य को श्राद्ध के भस्म कर। भाजपा पर स्वामी की अग्निवर्षा। अपमानित करना, गाली देना, मारना पीटना, भेदभाव उनके साथ करना ही अपना धर्म मानते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है। भाजपा के दिग्गजों ने खोला स्वामी के खिलाफ मोर्चा। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। श्री अखिलेश यादव जी की मति को भगवान ने एक तरह से उनको जब जिसका होता कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ अखिलेश यादव जी के ऊपर भी FIR हो कि जो कुछ भी घटनाक्रम है अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही हो रहा है। गाली देना धर्म नहीं हो सकता, किसी को अपमानित करना धर्म नहीं है। धर्म मानव कल्याण और मानव सशक्तिकरण के लिए होता है। शूद्र संग्राम में कूदे राजभर, निशाने पर अखिलेश। अब वो मुद्दा
दग गया, वो दगा हुआ कारतूस मुद्दा हो गया। अमीर और गरीब की लड़ाई कांग्रेस लड़ी, अब वो कांग्रेस का वो मुद्दा दफन हो गया। समझ में आ जाए, खाता खुल जाए इतना बहुत। मैनपुरी तो भी जबरदस्त बीजेपी से समझौता करके जीते हैं। समाजवादी राजनीति का शूद्र का हिंदुत्व के खिलाफ चुनावी धार। बात तो चुभेगी। रामचरितमानस को लेकर बिहार से जिस रणनीतिक आंधी की शुरुआत हुई थी, उसने उत्तर प्रदेश को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। यह विवाद इतना तेजी से बढ़ रहा है कि देश के दूसरे राज्यों में इसकी गूंज है। आज मुंबई के एक संगठन की तरफ से लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया। पोस्टर लगवाने वाले शख्स ने अपने नाम के आगे बड़े बड़े अक्षरों में शूद्र लिखवाया। ये वही शब्द है जिसको लेकर अखिलेश यादव ने नई सियासत शुरू की है और माना जाने लगा है कि 24 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी इसी लीक पर लड़ने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस को लेकर बवाल खड़ा किया, फिर अखिलेश ने शूद्र वाली सियासत को रफ्तार दी और अब ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी 2024 के लिए दलित पिछड़े वाले मिशन पर आगे बढ़ चली है। इसका सबूत है ये पोस्टर जो सपा कार्यालय के बाहर लगा है। इस पोस्टर को लगाने वाले हैं डॉक्टर उत्तम प्रकाश सिंह पटेल, जिन्होंने अपने नाम के आगे ही शूद्र लिख दिया। जिस उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने ये पोस्टर लगाया वो खुद को अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव बताते हैं। साथ ही इस पोस्टर में ऊपर की तरफ लिखा गया है जय शूद्र समाज और बताया ये भी गया है कि शूद्र समाज में 6,743 जातियां हैं। गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति शूद्र पर ही केंद्रित हो गई है और इसकी बानगी समाजवादी पार्टी के बाहर लगा ये पोस्टर है। ये पोस्टर आज सुबह से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें लिखा है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। समाजवादी पार्टी की पूरे इस शूद्र अभियान का एक हिस्सा बन गई है और ये पोस्टर उसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। यानी अखिलेश ने शूद्र वाली जिस सियासत को हवा दी वो देश के अलग अलग हिस्सों से रफ्तार पकड़ रही है और ये सीधा संकेत 2024 के चुनाव का है, जिसकी हसरत पाले समाजवादी पार्टी इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन भाजपा को अखिलेश की ये रणनीति बुरी तरह चुभ रही है। ये तो गर्व की बात है, इनको कहने से किसी को थोड़ी शूद्र हो जाएगा। देखिए, शूद्र एक व्यवस्था का प्रचलन के तरीके लोगों ने इसका नाम का प्रयोग किया। हमारे वहाँ तो जाति विहीन व्यवस्था है। श्रद्धेय पूज्य वाल्मीकि जी को हम लोग वाल्मीकि भगवान कहते हैं। रामायण लिखी ना उन्होंने। हम वेद व्यास का लिखा हुआ पुराण भगवत जो पुराण है उनका प्रयोग करते हो मछुआरे से ना। तो पिछड़े, जिनको आज आप पिछड़ा कहते हो, जिनको आप अनुसूचित कहते हो, उन्हीं के द्वारा तो हमारे वेद पुराण और रामायण सब लिखा गया है। उसका अपमान करोगे, इसके मतलब है कि आप भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में आप अनुसूचित का और पिछड़े का विरोध कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव की कोशिश 2024 की चुनावी लड़ाई को एक बार फिर अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की है। पोस्टर में जिन हजारों जातियों का दावा किया गया वो बहुजन समाज की ही 85% जातियां हैं, जिन्हें कांशीराम ने एकजुट कर नया संदेश दिया था। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य के 85 बनाम 15 वाले नारे को भी आगे ले जा रहा है। ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी देश की समस्त महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े ये पिटाई के पात्र हैं। और लिखने वालों को अगर यही व्यवहार किया जाए दूसरों को कैसा लगेगा? इस शब्द को संबोधित करके धर्म के रूप में गुणगान करने वाले को अगर गाली दिया जाए दूसरों को कैसा लगेगा? अखिलेश ने शूद्र वाली जो चाल चली है वो यूपी की सियासत में इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, बल्कि इसका दायरा अभी देश के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ता हुआ देखा जाएगा,
जब विधानसभा का सत्र होगा तो वहां भी शूद्र वाली सियासत पर जबरदस्त बवाल की उम्मीद है। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें। सर, आज समाजवादी पार्टी यादव लगातार जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं शूद्र हूँ, भारतीय जनता पार्टी मुझे शूद्र कहती है। आज उनके पार्टी के बाहर पोस्टर लगे कि इसका जवाब मैं मुख्यमंत्री को विधानसभा में दूंगा। तो आगे विधानसभा में हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। यानी बवाल बढ़ना तय है। अखिलेश ने ठान लिया है कि वो 24 की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाएंगे। उधर भाजपा कहती है कि अखिलेश ने समाजवादी पार्टी को लोहिया की विचारधारा के रास्ते से हटा दिया है। असल में जो लोहिया जी की विचारधारा थी उससे समाजवादी पार्टी पूरी तरह हट गई है। हिंदुस्तान के अंदर जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी फिरकों के लोग यहाँ रहते हैं, ऐसे देश के अंदर किसी का अपमान करना और किसी धर्म ग्रंथ का अपमान करना, ये मान लीजिए कि वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और ना आज की डेट में समाजवाद के अंदर समाजवादी पार्टी में समाजवाद है, न लोहियावाद है, वहाँ केवल यादववाद है। यह बांटने की राजनीति है केवल। यूपी की सियासत में स्वामी और अखिलेश के खिलाफ भाजपा ने नई हुंकार भर दी है, लेकिन ना तो अखिलेश पीछे हटते दिख रहे हैं और ना ही स्वामी, बल्कि स्वामी तो चुन चुन कर अपने विरोधियों पर चुभने वाला पलटवार कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने स्वामी पर 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जिस पर स्वामी ने पलटवार भी कर दिया। गर्दन काटने के लिए 21 लाख को सुपारी देंगे? अरे इनको अपने अगर पूजा पाठ और तप में विश्वास होता तो वहीं बैठे बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य को श्राद्ध देके भस्म कर देते। पहले तो मैं जानता ही था कि सारे अपराधी धर्म का चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं, लेकिन आज 21 लाख का सुपारी दे करके गर्दन काटने का फरमान जारी करके ये अपने असली चेहरे को जनता के बीच में दिखा दिया। ये पूरी लड़ाई वोट बैंक की है। अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि उनके बयानों से सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही तकलीफ हो रही है, जबकि दलित और पिछड़ों को ये राजनीति रास आ रही है। कहा जा सकता है कि अखिलेश ने 24 के लिए अपना नया ट्रैक पकड़ लिया है, लेकिन वो इसमें कितने सफल होंगे ये भविष्य के गर्भ में है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाए थे और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया, तब सपा के कई नेताओं ने फौरन इसे स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान बताया, लेकिन कई दिनों तक अखिलेश इस बवाल पर खामोश रहे। दरअसल अखिलेश यादव स्वामी के बयान के मायने समझ रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बयान से फायदा होगा या नुकसान। और अब अखिलेश यादव की स्टडी खत्म हो गई है शायद, तो उन्होंने स्वामी की लाइन को ही आगे बढ़ा दिया। यानी अखिलेश यादव भी स्वामी की तरह 24 की लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। यही वजह है कि सपा के कई नेता स्वामी के समर्थन में खड़े हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की सियासत में जो तूफान उठाया है वो जल्द शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि स्वामी एक तरफ जहां भाजपा और साधु संतों के निशाने पर हैं, तो उनके साथ खड़े होने वालों की संख्या भी आए दिन बढ़ती जा रही है। इस बार स्वामी के समर्थन में आए हैं सपा के विधायक आर.के. वर्मा, जिन्होंने रामचरितमानस को संविधान विरोधी बता दिया और गोस्वामी तुलसीदास को पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाने पर पाबंदी की मांग कर दी। सपा विधायक को लगता है कि तुलसीदास की मानसिकता ठीक नहीं थी। मेरी मांग है कि ऐसी लाइनों की समीक्षा करके रामचरितमानस से उन लाइनों को हटा दिया जाना चाहिए। और हम लोग जिस आदर के साथ तुलसीदास जी को पढ़ते थे, ऐसे छात्र हमेशा अपने पाठ्यक्रमों में पढ़ते हैं, और जब इन लाइनों को पढ़ते हैं तो उनकी भावना आहत होती है और उनकी रुचि खत्म होती है, ग्रंथ से रुचि खत्म होती है। उनकी रचनाएं जो समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, छुआछूत का संदेशा देने का कार्य कर रही हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता में दोष है और उनको पाठ्यक्रमों से बाहर करना चाहिए। यानी जब यूपी में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो मानस पर संग्राम और ज्यादा बढ़ेगा। सपा विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया
कि अगर ये सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तो सपा की सरकार आने पर ऐसा करवाया जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा इस बात की वकालत करता रहूँगा कि जो संविधान विरोधी है, जहाँ पर अंधविश्वास है, जहाँ पर पाखंड है, उन सब चीज़ों को दूर किया जाए और वैज्ञानिक सोच वाली चीज़ों को सामने लाया जाए। बाहर होंगे नहीं होंगे, मैंने कहा कि मैं एक देश का नागरिक होने के नाते एक राजनीतिक पार्टी का मैं कार्यकर्ता भी हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, और मैं अपनी सोच से मैं इस बात की वकालत करता रहूँगा कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाए और जो संविधान विरोधी तत्व हैं उनको बाहर निकाला जाए। साफ है, इस मुद्दे को सपा लंबे वक्त तक भुनाती रहेगी और वैसे भी जब से अखिलेश ने समाजवाद का शूद्रकाल शुरू किया है, तभी से पिछड़े और दलित समाज के कई विधायक इसी लाइन पर बयान देते दिखाई दे रहे हैं, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस विवाद की शुरुआत की थी। उन्होंने इस लड़ाई का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। क्योंकि आंकड़ा मानी न्यायालय भी मांगती है, भाजपा भी विपक्ष में रहती है तो जाति आधारित जनगणना की बात करती है, कांग्रेस भी विपक्ष में रहती है तो जाति आधारित जनगणना की बात करती है। तो अगर आज भाजपा की सरकार है तो इनको जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए और इस विषय को लेकर के भी रणनीति बनाकर उचित अवसर पर हम मैदान में भी जाएंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे। माहौल देखकर लगता है कि यूपी से बिहार तक 2024 का चुनाव जाति पर केंद्रित रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ रामचरितमानस पर संग्राम है तो दूसरी तरफ जातीय जनगणना का सियासी जोर। अखिलेश ने जातीय जनगणना की जिम्मेदारी भी स्वामी के कंधों पर ही डाल रखी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी और जवाबदेही पर 100% मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। कड़ी मेहनत के साथ समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने का। एक तरफ स्वामी की सामाजिक ललकार है तो दूसरी तरफ राजनीतिक और कानूनी चुनौती, क्योंकि स्वामी के इस बयान के बाद देश प्रदेश में अलग अलग जगह स्वामी के खिलाफ मुकदमे और परिवाद दर्ज हो रहे हैं। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में भी स्वामी के खिलाफ रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए परिवाद दाखिल हुआ है, जिस पर 4 फरवरी को सुनवाई होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामचरितमानस को लेकर खड़े हुए ताजा विवाद को अगर सियासी नजरिए से देखेंगे तो कहानी साफ साफ नजर आएगी। दरअसल एक के बाद एक बड़ी हार झेल रहे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक यादव और मुस्लिमों के साथ ओबीसी की गैर यादव जातियों तक भी पहुंच बनाने की कोशिश में लगे हैं। ताजा रणनीति में उन्होंने दलित वोट बैंक को भी साधना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि बसपा को लेकर अखिलेश यादव उतने आक्रामक नहीं दिखते जितना वो भाजपा को लेकर रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पिछड़े समाज से आने वाले ही कई नेता अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं। इसमें एक नाम ओम प्रकाश राजभर का भी है। स्वामी को भले ही शूद्र वाली सियासत का प्रसाद मिल गया हो, लेकिन विरोधी उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। सिर्फ भाजपा ही नहीं, सुभाषपा की तरफ से भी स्वामी पर चुभने वाला प्रहार हो रहा है। सपा दफ्तर पर जो शूद्र वाला पोस्टर लगा उसे राजभर ने सत्ता के लिए ड्रामा बता दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, जब सत्ता में रहते हैं तब ना दलितों का, ना पिछड़ों का, ना सामान्य वर्ग का, ना अल्पसंख्यक का, तब इनको अहित नहीं दिखाई देता है, तब इनको सम्मान नहीं दिखाई देता है। आवाज बैनर लगा रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि हम शूद्र हैं, हम मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे। क्या इस पे कभी आपने किसी मुख्यमंत्री से सवाल किया? 5 साल थे मुख्यमंत्री, आप हटने के बाद 1 साल हो गया। ओम प्रकाश राजभर सदन में जब बोलता है तो समाजवादी पार्टी के लोग मुंह भी राते हैं। ओपी राजभर जानते और समझते हैं कि अखिलेश किस रणनीति के तहत राजनीति कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 85 बनाम 15 वाला जो नारा उछाला है, उसमें राजभर को बिल्कुल दम नहीं दिखता। अब वो मुद्दा दग गया, वो दगा हुआ कारतूस मुद्दा हो गया। अमीर और गरीब की लड़ाई कांग्रेस लड़ी, अब वो कांग्रेस का वो मुद्दा दफन हो गया।
आज अगर वोट लेना है राजभर का तो ओम प्रकाश राजभर को पकड़ो, भारतीय समाज पार्टी। अगर चमार का वोट लेना है तो मायावती को पकड़ो, अहिर का वोट लेना है तो अखिलेश को पकड़ो। यही ना चल रहा है। सीधी बात यह है कि रामचरितमानस पर सियासत में वही प्रयोग हो रहा है जो पहले कई बार अलग अलग मुद्दों के जरिए हो चुका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही बयान दिया, अखिलेश ने उनसे दूरी नहीं बनाई, बल्कि पिछड़े और दलित वोट के मोर्चे पर खुद को आगे कर दिया। उधर राजभर कहते हैं अखिलेश भी भाजपा से मिले हुए हैं। समझ में आ जाई, खाता खुल जाए इतना बहुत। मैनपुरी तो अभी जबरदस्त बीजेपी से समझौता करके जीते हैं। ये भीतर सब जुटल हुआ सर, आप देख लीजिएगा ना। ये सब जो मायावती जो आरोप लगा रही है भाजपा और सपा की मिली भगत का, वही आरोप आप एकदम 100% मायावती जी एकदम सही कहते हैं। अब भीतर गुलदस्ता लेके अखिलेश जी जाके योगी जी से मिल रही हैं। मायावती जी की बात का हम समर्थन करते हैं। कभी मायावती जी गुलदस्ता लेकर के योगी जी से मिलते हुए कोई फोटो जारी हुई नहीं, लेकिन अखिलेश की जारी हुई। स्वामी के बयान पर विवाद हर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सपा के भीतर आज भी ऐसे कई नेता हैं जो स्वामी के बयान से सहमत नहीं, और अखिलेश के स्टैंड ने उन्हें परेशान कर दिया है। जूही सिंह का रामचरितमानस पर किया गया ट्वीट बताता है कि वो भी स्वामी के विरोध में है, जबकि ऋचा सिंह भी खुलकर स्वामी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह जैसे विधायक भी स्वामी के खिलाफ बयान दे चुके हैं। ऐसे में सवाल है, क्या सपा आने वाले दिनों में बिखराव का झटका तो नहीं झेलेगी? अरे मैं तो एक दिन देखा कि उनके विधायक हैं मनोज पांडे जी का बयान मैंने देखा, और कोई ऋचा सिंह है उनका बयान देखा, कई लोगों का बयान हमने देखा। समाजवादी पार्टी में काफी अंदर सुलग रहा है। खाली जौने दिन सलाई बार के धरौना, वही दिन काम खत्म। समाजवादी पार्टी में अंदर बहुत घमासान है। सपा में विरोध तो पहले दिन से ही हो रहा है, लेकिन अखिलेश ने शूद्र वाला बयान देकर ये साफ कर दिया कि वो किसके साथ और किसकी तरफ खड़े हैं। स्वामी को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर अखिलेश ने अपने इरादे और भी साफ कर दिए, जबकि भाजपा तो पहले से ही कह रही है कि स्वामी का बयान अखिलेश के इशारे पर ही आया है। किया अखिलेश यादव, देखिए जो बयान है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है। यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है, और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए, इस प्रकार की असफल कोशिश है, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। राष्ट्रीय महासचिव बना, हम तो कह रहे उन्हें मुख्यमंत्री का घोषित करना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री के लिए घोषित करना चाहिए अखिलेश जी को, है उन्हें प्रस्ताव लाना चाहिए कि स्वामी प्रसाद जी अगले प्रदेश के मुखिया होंगे। कोई कुछ भी कहे, लेकिन बात यही है कि अखिलेश यादव की रणनीति अब 2024 के लिए अगड़ा बनाम पिछड़ा की हो गई है, और इसी रणनीति को धार देने के लिए जल्द ही समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को लेकर भी प्रदेश में एक आंदोलन चलाने की तैयारी कर रही है। यानी रामचरितमानस को लेकर जो विवाद उठा, उसके बाद सपा इस कोशिश में है कि इसे दलित, पिछड़े, आदिवासियों का मुद्दा बनाया जाए, और इसीलिए शायद लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक ट्वीट करके इस मुद्दे को शांत होने नहीं देना चाहते। पर सवाल यह है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की इस लड़ाई में कहीं समाजवादी पार्टी के भीतर ही घमासान न मच जाए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से बात की है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र गौतम से बात की है? और क्या ये तीनों नेता एक खास एजेंडे के तहत एक साथ हैं? चंद्रशेखर ने पिछले दिनों रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए थे, तो राजेंद्र गौतम राम और कृष्ण पर विवादित टिप्पणी करने की वजह से दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री पद छोड़ चुके हैं। सवाल है कि क्या इन लगातार आ रहे बयानों के पीछे कोई गुप्त एजेंडा है? ये तमाम सवाल आज एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद उठ खड़े हुए। ये वीडियो बिहार में सुर्खियों में आया, हालांकि एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। क्या रामचरितमानस पर बिहार से उठा विवाद का जो बवंडर उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचा है, उसके पीछे एक सोची समझी और पहले से तय रणनीति है।
ये सवाल इस वायरल वीडियो से उठ खड़ा हुआ है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। ये राज्य के वही चर्चित मंत्री हैं जिन्होंने पिछले दिनों रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला और भेदभाव करने वाला ग्रंथ कहा था। यानी आज स्वामी प्रसाद मौर्य जो लाइन ले रहे हैं, उसी मुद्दे पर वैसा ही बयान चंद्रशेखर पहले भी दे चुके हैं। एबीपी नेटवर्क इस वायरल वीडियो की अपनी तरफ से पुष्टि नहीं करता। इस वायरल वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे के मुताबिक इसमें उदय नारायण चौधरी से बात करते हुए चंद्रशेखर बाकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेते हैं। पानी में जो रखना चाहिए, हमारे राइटर गौतम भी हमको फोन किए थे, उनको भी बोले हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बोले हैं कि भगवान को बचा के न रखिएगा तो ये तफसील हम लोग को एक्सप्लेन कर देगा। भगवान श्री राम जी प्रभु श्री राम जी माता सबरी का बेटा मंदिर में गया तो तुम उसको काजल से दुर्गा के पवित्र किया, तो उस पर धर्माचार्य लोग तो अगर इस वायरल वीडियो में फोन पर सुनाई दे रही आवाज बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के होने की बात सच है, तो सवाल उठता है कि क्या रामचरितमानस पर खड़े किए जा रहे सवाल एक गुप्त सियासी एजेंडे का हिस्सा हैं और भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के खिलाफ ओबीसी जातियों के ध्रुवीकरण का ये दांव सिर्फ विवादित बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी तरह से तय रणनीति के मुताबिक है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को वाकई बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ऐसी कोई नसीहत दी है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने वाकई वो सलाह दी थी जिसका वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है? वायरल वीडियो में सुनाई दे रही बातचीत में राजेंद्र गौतम नाम के शख्स का जिक्र आया है। राजेंद्र गौतम दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने बौद्ध धर्म के एक दीक्षा कार्यक्रम में हजारों लोगों के सामने राम और कृष्ण को भगवान न मानने और उनकी कभी पूजा न करने की शपथ ली थी। इस विवाद के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब सवाल है कि क्या ये सच है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता राजेंद्र गौतम एक लाइन पर हैं? क्या उनके बीच इस मुद्दे पर कोई सियासी रणनीतिक सहमति है? क्या वाकई इन तीनों के बीच कोई तय एजेंडा है? एबीपी गंगा अपनी तरफ से इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ऐसे में इस वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे में कितना दम है, ये चर्चा में आए तीनों नेताओं की सफाई के बाद ही पता चल पाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं शिवपाल यादव की, जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद फुल फॉर्म में नजर आए हैं। आज शिवपाल जौनपुर में थे, जहां से उन्होंने भाजपा के मंत्रियों को सीधा चैलेंज दिया। शिवपाल ने ताल ठोक कर कहा कि जिस तरह मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा को हराया, उसी तरह 2024 में भी हराएंगे। दरअसल शिवपाल भाजपा के नेताओं को बताना चाह रहे हैं कि जितना दम उनमें पहले था, उतना ही दम आज भी है। वहीं अखिलेश यादव ने संगठन को इस हिसाब से सेट किया है कि शिवपाल का लक्ष्य आसान हो जाए। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला तो फुर्ती पहले से ज्यादा बढ़ गई। जौनपुर पहुंचे शिवपाल ने साफ कह दिया, सपा का अब सिर्फ एक ही मिशन है, 2024 में पार्टी को सत्ता में लाना। हम हमेशा संगठन के आदमी रहे। अब हमें जो महासचिव बनाया गया है, तो हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और केवल हमारा मिशन है 2024 के चुनाव में सत्ता में आना है। जैसे ही समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हुआ तो अखिलेश ने साफ कर दिया कि अब सपा अलग दिशा और अलग पटरी पर चलेगी। दरअसल यूपी की सियासत में राजनीतिक समीकरण साधने के लिए अखिलेश ने नया दांव चला है और ये दांव है
सपा को यादववाद वाली छवि से बाहर निकालकर पूरे ओबीसी और दलित समाज के साथ जोड़ने की। सपा ने इस बार राष्ट्रीय स्तर पर पिछली बार से भी बड़ी टीम बनाई है, जिसमें जातीय संतुलन बनाने के साथ ही उम्र और क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की कोशिश की गई है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग राजनीतिक समीकरण और जातीय कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। पूर्वांचल के लिए समाजवादी पार्टी ने दलित ओबीसी वोटों पर फोकस किया है, जबकि पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम गुर्जर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। वहीं यादव लैंड वाले इलाके के लिए यादव और अति पिछड़ी जातियों का फॉर्मूला बनाया है, जबकि सेंट्रल यूपी के लिए कुर्मी पासी ब्राह्मण समाज को जोड़ने की रणनीति बनाई गई है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव और यूपी निकाय चुनाव से पहले सपा ने जाट, गुर्जर और मुस्लिम को संगठन में अहमियत देकर पश्चिमी यूपी की सियासत में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश की है। ये वही समीकरण है जिस पर जयंत चौधरी भी आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। खतौली उपचुनाव में इसी समीकरण के सहारे मदन भैया की जीत हुई। दरअसल अखिलेश यादव ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 9 मुसलमानों को जगह दी है। इनमें से 6 मुस्लिम नेता पश्चिमी यूपी से ही आते हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश की ये रणनीति मायावती के मुस्लिम कार्ड को काउंटर करने की है, क्योंकि मायावती दलित मुस्लिम फॉर्मूले के जरिए मुस्लिमों को साधना चाहती हैं। ऐसे में अखिलेश ने मुसलमानों को खास तवज्जो देकर बड़ा दांव चला है। सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट में बड़े स्तर पर बदलाव कर 24 की तैयारी का संदेश दे दिया है। इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सैफई परिवार के सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है। अभी तक अखिलेश यादव के बाद प्रोफेसर राम गोपाल यादव और उनके बेटे अक्षय यादव कार्यकारिणी में सदस्य थे, जबकि अब शिवपाल यादव, तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कार्यकारिणी में जो 10 यादव चेहरे हैं, उनमें 6 परिवार के ही सदस्य हैं। लोग जानते हैं कांग्रेस मुक्त भारत जनता चाहती है, तो कोई कांग्रेस के साथ मिलकर के अपने से मुक्त करना नहीं चाहेगा। जो थोड़ा बहुत कहीं बचा है तो वो अगर कांग्रेस से जुड़ा तो वो भी समाप्त होगा। तो यह लोगों को मालूम है, लोगों ने तय किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का भविष्य है और 2024 में 400 से अधिक लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये जो बड़बोले मंत्री हैं, बड़बोले मंत्री अभी जब मैनपुरी चुनाव हुआ था तब गए थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, तो वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। और आगे आने वाले चुनाव में कैसे चुनाव लड़ा जाता है हम उनको सिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है और दोनों तरफ से तैयारी तेज है। मैनपुरी जीत के बाद जहां सपा के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं भाजपा मिशन 80 के साथ मैदान में उतरी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं इटावा जिले का नाम बदलने की समाजवादी तैयारी की। सैफई परिवार के वर्चस्व वाली इटावा जिला पंचायत की तरफ से बड़े संकेत आए हैं। जल्द ही यहां इटावा जिले का नाम मुलायम नगर करने का प्रस्ताव पास किया जा सकता है और इसे राज्य में सियासी गर्माहट तेज हो सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत अभी शूद्र वाले संग्राम में ही फंसी थी कि इटावा से सियासी तापमान बढ़ाने वाली एक और खबर आई। दरअसल जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में इटावा जिले का नाम बदलकर मुलायम रखने का प्रस्ताव रखा गया। इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष और अखिलेश यादव के भाई ने कहा, इटावा की पहचान नेताजी से है, ऐसे में जिले का नाम भी नेताजी के नाम पर ही होना चाहिए। इटावा का जिला आदरणीय नेताजी का जिला रहा है, नेताजी की धरती है, तो इसलिए लोग यहाँ पर नेताजी को आज भी याद कर रहे हैं और हम लोग को ऐसा लगता नहीं है नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन फिर भी आज जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है, तो हमारे तमाम सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है कि इटावा का नाम आदरणीय नेताजी के नाम से मुलायम नगर करने के लिए। इटावा से प्रस्ताव पास होकर अगर लखनऊ गया तो सियासत और जोर पकड़ेगी, क्योंकि पहले ही सपा ने मैनपुरी का पूरा उपचुनाव मुलायम के नाम पर लड़ा और जीत दर्ज भी की। और अब माना जाने लगा है कि इटावा से लेकर मैनपुरी तक और कन्नौज से लेकर फिरोजाबाद तक फिर एक बार मुलायम के नाम पर सियासी माहौल बनाया जाएगा।
इटावा में जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 24 है और ज्यादातर सदस्य जिले का नाम नेताजी के नाम पर करने के लिए राजी है। ऐसे में इस प्रस्ताव का सीएम के टेबल पर जाना भी तय माना जा रहा है। उधर कांग्रेस ने नाम बदलने वाली सियासत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नाम बदल करके अगर विकास हो रहा है तो ठीक है, नाम बदल दीजिए, लेकिन विकास होना चाहिए प्रदेश का। मैं समझता हूं कि नाम बदले गए, जनपद के नाम बदले गए, बहुत सारे जनपदों के नाम बदल करके दूसरा नाम रखा गया, लेकिन क्या उससे उस जनपद का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ? इटावा का नाम बदलने का जिक्र ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया और केंद्र के इस फैसले पर अखिलेश ने तंज कसा। ये कन्नौज बताओ, जितना काम आपको दिखाई दे रहा समाजवादी सरकार का है, हम तो कहते हैं इनका भी नाम बदल दो, अमृत म्यूजियम कर दो, अमृत मेडिकल कॉलेज कर दो, अमृत इंजीनियरिंग कॉलेज कर दो, अमृत शौचालय कर दो, अमृत सुसु घर कर दो। क्यों नहीं करते हो ये सब? क्यों इज्जत घर नाम रखा है? अमृत घर नाम रख देते उसका। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझिए, जिससे आप महंगाई का सवाल ना पूछो। सियासत में नाम के बड़े मायने होते हैं, ये बात भाजपा भी जानती है और सपा भी। तभी तो इटावा का नाम बदलकर नेताजी के नाम पर रखने की मांग हो रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। कल बजट का दिन है। देश की करोड़ों निगाहें कल संसद पर टिकी रहने वाली हैं। हराम और खास को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके फायदे का बजट पेश करेंगी। इससे पहले आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। इसके मुताबिक आने वाले वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर मौजूदा साल के मुकाबले कम रहने वाली है। हालांकि दुनिया भर के दूसरे देशों के मुकाबले ये रफ्तार काफी ज्यादा है। बजट से आम और खास लोगों की उम्मीदें आसमान पर हैं। सबका एक ही सवाल है, आखिर हमें क्या मिलने वाला है? दुनिया भर में कोविड के महासंकट के बाद आया मंदी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। बावजूद इसके संसद में पेश इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अर्थव्यवस्था की विकास दर पहले से कम रहेगी, फिर भी भारत दुनिया में सबसे आगे रहने वाले देशों में शुमार होगा। वित्तीय साल 2023-2024 के लिए जीडीपी की विकास दर 6.5% तक रहने की उम्मीद है। मौजूदा वित्तीय साल के लिए ये दर 7% रहने की बात कही गई है। ये आंकड़ा 2021-2022 में 8.7% था। चिंता का सबब यह है कि चालू खाता का घाटा बढ़ने का अनुमान है। इसकी वजह दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही महंगाई है। सर्वे में यूक्रेन युद्ध के असर की वजह से महंगाई बढ़ने की भी चर्चा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि दुनिया की दूसरी करेंसी के मुकाबले रुपया डॉलर के सामने बेहतर स्थिति में है। आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि भारत के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार होने की वजह से रुपए की सेहत को दुरुस्त रखने की चुनौती से निपटना आसान है। इकोनॉमिक सर्वे में दावा किया गया है कि भारत खरीद की शक्ति यानी क्रय क्षमता के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमिक सर्वे का दावा है कि गरीबी से निपटने को लेकर उठाए जा रहे कदम सही राह पर हैं और 41 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। एक तरफ सरकार के दावे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष का तंज। यूपी में बजट से पहले ही इस पर सियासत गर्मा गई है। बजट सत्र की शुरुआत में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया कि सरकार की आंतरिक व आर्थिक नीति से देश में अमन चैन, सुख समृद्धि, विकास और खुशहाली के उस माहौल का अभाव
जिससे अपार गरीबी व बेरोजगारी दूर होकर यहाँ लोगों का जीवन थोड़ा बेहतर हो। जनता की जेब खाली, किंतु कुछ लोगों के हाथों में देश की पूंजी का सिमटना देश की प्रगति हेतु घातक। उधर भाजपा का दावा है कि बजट से आम लोगों की उम्मीदें जरूर पूरी होंगी। बजट सत्र है और देश की नज़र है और दुनिया में तेज गति से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रगति के शिखर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। किसानों की बात करें तो बजट को लेकर उनका क्या कहना है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। हमें उम्मीद तो इन सरकार से कुछ है ही ना, बाकी जो है कुछ रहा है थोड़ी ना तो बिजली पे कुछ समाधान हो रहा, ना हमारे भाव पे कुछ समाधान हो रहा। सिंचाई की बिजली जो फ्री हो जा तो उससे काफी फायदा मिलेगा। भाई मेन तो यो है, किसान को तो गंडे से आमदनी है और उसके रेट बढ़ाते नहीं। 4 साल में एक बार 25 रुपए बढ़ाए थे। तो किसानों के अंत है, ट्रैक्टर हुआ है, रोड टिलर, इनों पे जो टैक्स लग रहा है इससे थोड़ी राहत दी। वहीं कारोबार जगत के लोगों की भी इस बजट पर उम्मीदें टिकी हैं। जो हैंडीक्राफ्ट वर्क करने वाले लोग थे वो उन्होंने अपने दूसरा जॉब कर लिया है। कोई बीच में ये बहुत मार्केट 3 साल तक बिल्कुल बंद रही तो वो लोगों ने अपना रोजगार चेंज कर लिया। अब ये काम नहीं बनाने वाले लोग हैं। होना चाहिए, हम लोगों को इस चीज़ की राहत जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस पर राहत नहीं मिलेगी तो ये काम दिन ब दिन नीचे गिरता चला जाएगा। अब सबकी नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पिटारे पर है, जिससे उनके हिस्से क्या आता है इसका गुणा भाग किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कल पेश होने वाले 2023-24 के मैजिक बजट से आम लोगों को क्या बड़ी उम्मीदें हैं, क्या क्या मांग है, अब आपको ऐसी 23 मांगों के बारे में मैं जल्दी से बताता हूं और क्या उम्मीदें इस बजट से। देखिए, क्या मांगे जनता, ये सबसे बड़ा सवाल है। और पहली मांग जो जनता की है वो आयकर पर मौजूदा छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना हो। 80C के तहत मौजूदा छूट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की जाए, यह भी बड़ी उम्मीद है। और तीसरी उम्मीद, स्टैंडर्ड डिडक्शन का दायरा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाए। होम लोन के ब्याज पर मौजूदा 2 लाख की छूट 5 लाख तक की जाए। ये तमाम उम्मीदें, तमाम मांगे जनता की है। टर्म प्लान पर छूट के लिए अलग से सेक्शन बने। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर आयकर छूट का दायरा बढ़ाया जाए और 80D में 25,000 के स्वास्थ्य बीमा की छूट 50,000 की जाए। 80D में बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर 50,000 खर्च की छूट को 1 लाख किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स फ्री हो बीमा पर GST की दर को घटाकर 5% किया जाए। ये तमाम मांगे हैं जो जनता कर रही है। पेंशन पॉलिसी के लिए अलग से छूट हो। देश भर में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना लागू हो। किसानों के लिए अलग से हेल्थ स्कीम हो। फसल बीमा का दायरा 25% से बढ़ाकर 100% किया जाए। किसानों के लिए 6,000 की सम्मान निधि को 8,000 किया जाए। रसोई गैस की कीमत कम की जाए। गृहिणियों की बड़ी मांग, बड़े पैमाने पर खाली सरकारी पदों को भरा जाए। बेरोजगारों के लिए भत्ते का ऐलान हो। इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट बढ़ाई जाए। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाई जाए। ग्रामीण क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए विशेष छूट मिले। एजुकेशन लोन और सस्ता किया जाए। और 23वीं मांग, नई ट्रेनों का ऐलान हो। बिजी रूट पर ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाए। तो ये 23 मांगे जनता की। आगे बढ़ते हैं। कल के आम बजट को लेकर सूत्रों के हवाले से जो संभावनाएं छनकर सामने आ रही है उसके बारे में भी मैं जल्दी से आपको बता दूं। बजट में राहत वाले कौन कौन से ऐलान मुमकिन है, बजट में क्या क्या मुमकिन है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया जा सकता है आयात शुल्क। लोन लेकर घर खरीदने वालों को राहत मिल सकती है। होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट को 2 लाख से बढ़ाया जा सकता है। होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट को बढ़ाकर 4 से 5 लाख किया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपए की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। सामाजिक योजनाओं पर खर्च को बढ़ाया जा सकता है। कई नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन को चलाने की घोषणा भी मुमकिन है। तो ये तमाम मांगे, ये तमाम संभावनाएं इस बजट को लेकर हैं। और अब बात करते हैं माफिया मुख्तार अंसारी के टाइगर की, जिस पर मऊ प्रशासन ने आज शिकंजा कसा। मुख्तार के करीबी माने जाने वाले हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर की संपत्ति को कुर्क किया गया। यह संपत्ति करीब 5 करोड़ की बताई जा रही है। वहीं प्रशासन ने मुख्तार के बाकी करीबियों को भी अल्टीमेटम दे दिया है। धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में अभियुक्त हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुर्क किया जाता है।
मुख्तार के करीबियों पर बारी बारी से कानूनी हथौड़ा चल रहा है। इस बार नंबर आया मुख्तार के आर्थिक सहयोगी रहे हाजी रफीक अहमद और टाइगर का, जिसकी करीब 5 करोड़ की संपत्ति को मऊ प्रशासन ने कुर्क कर लिया। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुर्क किया जाता है। प्रशासन लगातार माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों की अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने में लगा है। इस बार भी जो संपत्ति जब्त की गई वो अवैध तरीके से ही तैयार की गई थी। ये रफीक उर्फ टाइगर यहीं मऊ के रहने वाले हैं जी। इनकी गैंगस्टर एक्ट के तहत माननीय जिलाधिकारी महोदय के कल के आदेश के अनुक्रम में 57 कड़ी जमीन लगभग 1 से 2 करोड़ के बीच में कुर्क हुई है। लगभग इसकी कीमत 1 से 2 करोड़ के बीच में होगी। पिछले कुछ समय से माफिया मुख्तार के करीबियों पर लगातार प्रशासन का डंडा चलता रहा है और उनकी अवैध तरीके से खरीदी गई संपत्तियों को प्रशासन लगातार जब्त करता रहा है। ऐसी कार्रवाइयों से मुख्तार के करीबियों में हड़कंप मचा है, क्योंकि ये कार्रवाई न तो पहली थी और न ही आखिरी। धन अर्जित करके संपत्तियां एकत्रित की थी, इसीलिए उसकी विवेचना के क्रम में आईओ द्वारा इसके संबंध में विवरण एकत्रित करके जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्टिंग की गई थी। बहरहाल बात तो चुभेगी में आज जितना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।